रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लास 38 है, क्लास 38 वाली जो हम पढ़ेंगे छोटी कहानियाँ। ये द्वितीय उत्थान हम पढ़ रहे थे, जिसका मतलब हो गया द्विवेदी युग के आसपास। शुक्ल जी इसमें बता रहे थे। ये लेक्चर वैसे मैं लाइव पढ़ा चुका था, पर इसकी वीडियो जो है इसमें कुछ दिक्कत आ गई थी तो दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा था हमने। कि जैसे छोटी कहानी में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, उसी प्रकार कथा कहानी कहना और सुनना भी है। कहानियों का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सब जगह उसका समावेश निष्ठ साहित्य के भीतर ही हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं और इनका मिश्रण भी। वृहत कथा बेताल 25 सिंहासन 32 इत्यादि घटना चक्र में रमाने वाली कथाओं की पुरानी पोथियां हैं। और कादम्बरी माधवनल कामकंदला सीता बसंत इत्यादि व्रत वैचित्र्य पूर्ण होते हुए भी कथा के मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भाव प्रधान आख्यान है। इन दोनों कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद तो यह दिखाई देगा कि प्रथम में इतिवृत्त का प्रभाव मात्र अपेक्षित है और दूसरी कोटि की कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियों का चित्रण या प्रत्यक्षीकरण भी पाया जाता है। अब शुक्ल जी यहाँ पे कहते हैं कि आधुनिक ढंग के उपन्यास और कहानियों के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पर हुआ है कि इस स्वरूप के विकास के लिए कुछ बातें तो नाटक से ली गई है। कि उपन्यास और कहानी है क्या, कहानी का ही बड़ा रूप उपन्यास है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ बातें नाटक से ली गई है। कौन सी ली गई है? संवाद, कथोपकथन हो गए, घटनाओं का विन्यास वैचित्र्य, बाह्य और आभ्यंतर परिस्थिति का चित्रण और उसके अनुरूप भाव व्यंजना। अर्थात देश काल वातावरण के अनुरूप ही भाव व्यंजना होगी तो शायद ज्यादा तरीके से वो सटीक असर डालती है। जैसे कि कोई गांव का आदमी है तो उसकी भाषा वैसी रहनी चाहिए, वैसा परिवेश। और जब शहर का आदमी है तो उसकी भाषा वैसी, उसका परिवेश वैसा है। इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था ही, वो तो बनाए रहेगा। तो उसमें अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की कथा कहानियों में कथा का प्रवाह अखंड गति से एक और चला आता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से जुड़ती चली आती थी। अब देखो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, पहले ये बता देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा क्या कहा इन्होंने। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नोवेल के नाम से चले हैं, बंग भाषा में आकर उपन्यास कहला है या और मराठी में कादम्बरी कहला है। तो कथा की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते हैं। उसमें घटनाओं की श्रृंखला लगातार सीधी न जाकर इधर उधर श्रृंखलाओं से गुम्फित होती चली जाती है और अंत में सब जाकर समाहार हो जाता है। अब मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था कि एक मोहन नाम का लड़का था, एक राधा नाम की लड़की थी, उनके गांव में ऐसा हुआ, ये घटना ऐसे फैल फैल के और लास्ट में ये एंड हो गया कहानी का। यानी कि एक प्रवाह चलता था। पर आजकल की कहानी आपने देखा होगा बीच में से, है ना। रात को पानी गिर रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, है ना। मोहन के पैर में लगी थी राधा ने, तो ये देखो कहानी इधर से चल रही है, फिर इधर से चल रही है, इधर से चल रही है, इधर से चल रही है, इधर से कुछ, और ये करके एक केंद्र में मिल जाती है और कहानी हमको समझ में भी आ जाती है पूरी की पूरी। जबकि अलग अलग चैप्टर्स उसके अलग अलग खंड जो है बटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको अच्छी लगती है। तो यही वाली बात बता रहे हैं कि ये कहाँ से आई है, ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। तो घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता वैचित्र्य उपन्यास और आधुनिक कहानियों की वो प्रत्यक्ष विशेषता है जो पुराने ढंग की कथा कहानियों से अलग करती है। अब शुक्ल जी देखो यहाँ पे बात करेंगे कि रानी इंसा अल्लाह खान की रानी कैद की कहानी इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना कि बड़ो कहानी न कि आधुनिक उपन्यास के अंतर्गत आएगा। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना की बात करते हैं और वीर सिंह का वृत्तांत की बात करते हैं, जो कि आधुनिक छोटी कहानी के अंतर्गत आती है। परंतु ये इनको नहीं मानते पहली कहानियां। परिरचनाओं के नाम याद रखना, इंशा अल्लाह खान की रानी कैद की कहानी, शिव प्रसाद की राजा भोज का सपना और वीर सिंह का वृत्तांत। अब शुक्ल जी कहते हैं कि अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी कहानियां निकला करती थी ना, वैसी कहानियां गल्प के नाम से बंग भाषा में भी निकल रही थी। पर हम सबको पता है कि द्वितीय उत्थान की जितनी भी प्रवृत्तियां यानी कि सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। सरस्वती के प्रथम वर्ष यानी कि 1900 में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी, जो मौलिक जान पड़ती है। तो सम्मत 1957 का मतलब हो गया 1900 ईस्वी। इसके उपरांत उसमें कहानियां बराबर निकलती रही, पर ये अधिकतर बंग भाषा से अनुदित या छाया लेकर लिखी होती होंगी। बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरजा कुमार घोष, जो कि हिंदी कहानियों में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते थे, विशेष उल्लेखनीय है। देखो कोई इंपोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक तथ्य। शुक्ल जी ने जो पहली कहानी मानी है वो मानी है किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, जिसका समय हो जाएगा 1900। ये याद रखनी है आपको, ठीक है ना। इसके बाद शुक्ल जी यहाँ पे बंग महिला का जिक्र करते हैं और बंग महिला की जो कहानी दुलाई वाली उसका भी जिक्र करते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना
कि धर्म उनकी हिंदी में कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी थी, जिसमें से दुलाई वाली जो है 1907 में लिखी थी, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कहानियों का आरंभ कहाँ से मानना चाहिए ये देखने के लिए सरस्वती में कुछ मौलिक कहानियों के क्रम नीचे दे देता हूं मैं, शुक्ल जी दे रहे हैं यहाँ पे कि देखो, इंदुमती छपी 1900 में, गुलबहार छपी 1902 में, प्लेग की चुड़ैल छपी जो कि मास्टर भगवान दास की है। नाम याद रखना, ये इंदुमती किशोरी लाल की, गुलबहार किशोरी लाल की, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की, 11 वर्ष का समय स्वयं शुक्ल जी की जो कि 1903 में छपी थी ये। और पंडित और पंडितानी इंपोर्टेंट नहीं है, पर याद रखना गिरिजादत्त वाजपेयी की 1903 में, और दुलाई वाली। अब ये प्रश्न यूजीसी नेट में आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाव प्रधान कहानियां कौन सी मानी शुक्ल जी ने, कि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियां मानी है इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। अब प्रश्न ये ठहरता है कि इंदुमती को शुक्ल जी ने पहली कहानी माना है, पर शुक्ल जी यह भी कहते हैं कि अगर ये किसी बांग्ला की कहानी की छाया नहीं है ना, अनुदित नहीं है, तो हम इसको हिंदी की मौलिक कहानी मान लेंगे, मगर अगर है तो फिर तो 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली कहानी का ही नंबर आता है। अतः शुक्ल जी क्या करते हैं, फिर इंदुमती को ही मानते हैं, मगर बता रहे हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर भी अगर प्रश्न आ जाए कि शुक्ल जी के अनुसार पहली कहानी कौन सी है जो कि मौलिक है, वो इंदुमती को मानेंगे हम, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को। ऐसी कहानियों की ओर लोग बहुत आकर्षित हुए और इस काल के भीतर सब मासिक पत्रिकाओं के बीच बीच में निकलती रही। इसके बाद क्या करेंगे, जो है शुक्ल जी बात करते हैं वो करते हैं जयशंकर प्रसाद की, और इनकी कहानी की बात करते हैं ग्राम की। तो जब ग्राम कहानी कहाँ छपी होगी, जिस पत्रिका में जयशंकर प्रसाद जी काम करते होंगे, अर्थात इंदू पत्रिका में। इंदू पत्रिका में जो है मासिक पत्रिका में निकली थी ये कहानी। इसके उपरांत इन्होंने आकाशदीप, बिसाती और प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर और चित्र मंदिर आदि अनेक कहानियां लिखी जो तृतीय उत्थान के भीतर आती है। हाँ, से रस्में लिखने वालों में जीपी श्रीवास्तव का नाम बड़ा इंपोर्टेंट है, जिनकी पहली कहानी इंदू में छपी थी। इंदू पत्रिका है जो कि जयशंकर प्रसाद जी और इनके मामा जी निकालते थे। इसके बाद शुक्ल जी जब बात करते हैं तो विश्वम्भरनाथ शर्मा की बात करते हैं, तो उनकी रक्षाबंधन कहानी इंपोर्टेंट है। विश्वम्भरनाथ शर्मा की इंपोर्टेंट कहानी है, सरस्वती में छपी थी है। और कभी बात आ जाए राधिका रमन प्रसाद की, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की, तो उनकी कानों में कंगना कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ना आप, बहुत बढ़िया कहानी है। 1913 में लिखी गई थी ये, इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है ना। उसके पीछे बिजली आदि और कुछ कहानियां भी लिखी है उन्होंने, राजा राधिका रमन प्रसाद जी ने। पंडित ज्वालाधर शर्मा जी ने 1971 से कहानी लिखना आरंभ किया और उनकी पहली कहानी सन 1914 की सरस्वती में निकली थी। ये इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपोर्टेंट है कि संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था सम्मत 1972 अर्थात 1915 में सरस्वती में छपी थी। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच में सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना एक इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं हुई है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटना यही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन से सारी की सारी पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अंतिम पंक्तियां तो याद रखना कि इसकी घटना यही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। किस कहानी के संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है ये, उसने कहा था। यह प्रश्न आ सकता है कि ये पंक्तियां उसने कहा था कहानी के संदर्भ में किसकी है, ये पंक्तियां हो जाएगी शुक्ल जी की। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद की छोटी कहानियां भी 1973 से निकलने लगी, संवत 1973 से, ठीक है ना। इस प्रकार तृतीय उत्थान काल के अंतिम भाग में आधुनिक कहानियों का आरंभ हम पाते हैं, जिसका पूर्ण विकास तीसरे उत्थान में हुआ। तीसरा उत्थान हम इसके बाद पढ़ते ही हैं। तो देखो बात करते हैं यहाँ पे निबंध की, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, द्वितीय उत्थान में, यानी कि द्विविध युग में निबंधों का विकास कैसे हुआ। तो ये पंक्तियां देखो, आपने 1000 बार पढ़ी होगी, एग्जाम में आई हुई ये पंक्तियां ही है कि यदि गद्य जो है वो कवियों या लेखकों की कसौटी है ना, तो निबंध गद्य की कसौटी है। कि गद्य जो है ना वो लेखक की कसौटी है, एक कवि की, तो निबंध जो है ना वो गद्य की भी कसौटी है। 1000 बार एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी, 1000% इंपोर्टेंट लगा लो। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है, इसलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरणों के लिए अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। अब शुक्ल जी ने यहाँ क्या था, निबंधों के प्रकार बताए हैं, विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक। अब शुक्ल जी यह भी कहते हैं कि जो अच्छा लेखक होता है ना, वो प्रसंग के अनुसार इन तीनों विधानों का सुंदर मेल भी कर देता है।
लक्ष्य भेद से कहीं पर भी लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है। जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि विचारात्मक जो निबंध होता है ना, उसमें व्यास और समास की रीति, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की रीति होती है। इसके भीतर वो प्रलाप शैली आएगी जिसका बांग्ला की देखा देखी कुछ दिनों से हिंदी में भी चलन बढ़ा है। अब देखो शुक्ल जी यहाँ नीचे क्या कहते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है, ये ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का मतलब ये नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। कि देखो निबंध लिखने के लिए आप स्वतंत्र हो, अपने मन के आवेग को रख सकते हो, परंतु ऐसा नहीं है कि आप उसमें जानबूझ के अपने मन के आवेग को इस प्रकार से पेश करो कि किसी को कुछ समझ में नहीं आए, या फिर अपने मन को इतना खुले विचारों के साथ व्यक्त करो कि वो बात गलत निकल जाए, है ना। तो शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि भाई भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए कि उसकी अनुभूति के प्रकृत या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस होने वाली कसरतें या हठ योगियों के आसन कराए जाए जिसका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा कुछ ना हो। तो ऐसी भाषा मत रखना कि तमाशा करने वाली चीजें मत रखना, ऐसा है बिल्कुल, थोड़ा सा सभ्य रखना कविता अपने निबंध को, है ना। उसके बाद शुक्ल जी क्या करते हैं यहाँ पे जो अगली बात बताते हैं, संसार की हर बात सब बातों सब छोड़ सकते हैं, पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे शुक्ल जी इसके बाद क्या करते हैं। कुछ कहा निबंधकारों का नाम लेंगे। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि देखो क्या होता है ना कि जब एक निबंधकार लिखता है ना, तो उदाहरण के लिए आलसियों और लोभियों को लीजिए जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक गुण विनोद पूर्वक सामने रखता है, उनकी प्रशंसा वैचित्र्यपूर्ण आनंद ले और दे सकता है। इसी प्रकार के नाना सूक्ष्म ब्योरों पर दृष्टि गड़ाने वाला लेखक किसी छोटी से छोटी तुच्छ बात को गंभीर विषय का रूप देकर पांडित्यपूर्ण भाषा की पूरी नकल करता हुआ सामने रख सकता है। पर सब अवस्थाओं में कोई बात अवश्य होनी चाहिए। इस अर्थगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो शुक्ल जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारे सामने दिखाई दे रही थी हमको। उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी भी रही, पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि स्थायी विषयों पर निबंध लिखने की परंपरा जल्दी बंद हो गई। स्थायी विषय मतलब कभी पर्व पे लिखा, कभी त्योहार पे लिखा, कभी किसी महीने पर लिखा, कभी किसी नक्षत्र पे लिखा, अच्छे अच्छे भी, कभी रामायण पे लिखा, ऐसा है। तो ये परंपरा खत्म हो गई। उसके साथ ही वर्णनात्मक निबंध पद्धति पर सामयिक घटनाएं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या आदि का वर्णन भी कम हो गया। लेकिन इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर उच्च कोटि के स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था ना, वैसा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये भारतेंदु का टाइम होता था। अधिकांश लेखक ऐसे ही में लगे रहे जिनको बुद्धि में कम श्रम पड़े, अर्थात दिमाग लगाना ही नहीं चाहते थे। इसका फल ये हुआ कि विश्वविद्यालय में हिंदी की ऊंची शिक्षा का विधान हो जाने पर उच्च कोटि के गद्य की पुस्तकों की कमी का अनुभव चारों ओर हुआ। भारतेंदु के सहयोगी लेखक स्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर भी साहित्य निबंध लिखते थे। भारतेंदु के सहयोगी मतलब भारतेंदु काल के अन्य कवि, भारतेंदु मंडल के कवि। कैसे लिखते थे वो? परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता था। होली, विजयादशमी, दीपावली, रामलीला आदि पर लिखे निबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा रहता था। इसके लिए वे वर्णनात्मक और भावात्मक दोनों विधानों का बड़ा सुंदर मेल करते थे। यह सामाजिक सजीवता भी द्वितीय उत्थान के लेखक में वैसी नहीं रही। इस उत्थान काल में हम देखते हैं कि दो अनुदित ग्रंथ भी छपे थे। पहला का नाम था बेकन विचार रत्नावली। तो बेकन विचार रत्नावली के जिसने अनुवाद किया था उसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बस यही इंपॉर्टेंट है। अब शुक्ल जी यहाँ पे कहेंगे कि यार बेकन विचार रत्नावली इतनी शानदार थी, जो कि देखा जाए तो पहला हिंदी लेखक है ये, पहला हिंदी निबंधकार है लॉर्ड बेकन। इसने पहली बार निबंध लिखे थे क्या? तो लॉर्ड बेकन के बहुत सुंदर निबंधों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। और अन्य हो जाएगा कि निबंध माला दर्श, है ना, इसको भी अनुवाद किया कुछ लोग। किसने किया इसको अनुवाद? इसको अनुवाद किया था गंगा प्रसाद अग्निहोत्री ने, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब शुक्ल जी कहना चाहते हैं यहाँ पे कि मुझे लगा कि उस समय आशा हुई कि इन अनुवादों के पीछे वे दोनों महर्षि इस प्रकार के मौलिक निबंध भी लिखेंगे, पर ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। मासिक पत्रिकाएं द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकली, पर उनमें से अधिकतर लेख तो बातों के संग्रह ही थे। अतः ये प्रश्न 1000 बार पूछा गया है कि शुक्ल जी ने बातों का संग्रह किनके निबंध संग्रह को कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है ना।
इसके बाद शुक्ल जी पहले निबंधकार के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम लेंगे। 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है। 1884 में शुक्ल जी का जन्म होता है। शुक्ल जी से बड़े हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कहते हैं कि भैया इन्होंने 1903 में सरस्वती का भार संभाला था, है ना, और अपना सारा समय उन्होंने लिखने में दिया था। लिखने की सफलता वो इस बात से मानते थे कि कठिन से कठिन विषय पर भी सरल से सरल रूप देकर साधारण समझने वाले पाठक भी उसे बहुत कुछ समझ जाए। कहीं उस उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकर लेख भी लिखे थे, पर इनमें से अधिकतर तो बातों के संग्रह के रूप में ही आए। शुक्ल जी यहाँ पर उनकी कुछ कमी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने 2-4 अच्छे निबंध लिखे, ठीक है। स्थायी निबंधों की श्रेणी में 2 ही 4 निबंध है, जैसे कि कवि और कविता। अतः कवि और कविता जो है किसका निबंध है? कवि और कविता जो निबंध है वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध। और प्रतिभा, प्रतिभा किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो शुक्ल जी कहते हैं कि पर ये लेखन या कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि से लिखे नहीं जान पड़ते हैं। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है कहने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें बहुत सूक्ष्मता के साथ गहराई के साथ लिखना चाहिए था, पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही है। अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे पंक्तियां दी गई है ना, ये एक्चुअली शुक्ल जी की नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध की है। अतः ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है ना। पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्विवेदी जी की ये लेख विचारात्मक श्रेणी में आएंगे। अतः शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का प्रकार कौन सा बताया है? विचारात्मक निबंध। ये इंपॉर्टेंट है बस। ये ऊपर वाली जो पंक्तियां है ना, ये तो कवि और कविता के संदर्भ में निबंध की पंक्तियां ली गई है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है ये, अतः इसको हम छोड़ सकते हैं। हमको शुक्ल जी का लिखा हुआ पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता दूंगा। विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहां एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हो और एक वाक्य किसी संबंध विचारधारा विचारखंड के लिए हो। तब मोटी मोटी बातें न होकर गहराई के साथ बातों को लिखा जाना ही शुक्ल जी अच्छे निबंध की पहचान मानते हैं। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के लिए लिख रहा है। अर्थात ऐसा लगता है कि द्विवेदी जी तो इतना सरल लिख रहे हैं जानबूझ के कि कोई अनपढ़ आदमी या कोई मोटी बुद्धि वाला आदमी उसे पढ़ेगा। उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अच्छे अच्छे साहित्यकार ही पढ़ेंगे तो कम से कम वैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। एक एक सीधी बात कुछ हेर फेर कहीं कहीं केवल शब्दों के साथ ही 5-6 तरह के 5-6 वाक्यों में कही हुई मिलती है। अर्थात वो जो एक सीधी बात है ना, उसी को केवल कुछ शब्दों का हेर फेर कर देते हैं और कह देते हैं। तो ये बात यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में। उनकी ये व्यास शैली विपक्षी को कायल करने में प्रयत्न में काम आई, ठीक है ना। छोड़ो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। शुक्ल जी ने पहले बात की कवि और कविता निबंध की और प्रतिभा निबंध की। अब शुक्ल जी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है और आर्य समाज का कोप, इन दो की बात करेंगे यहाँ पे। अब इनके क्या है ना कि यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हुई है, तो ये पहली पंक्तियां हैं क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। अतः ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। निबंध किसका हो जाएगा? ये क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो जाएगा। और आर्य समाज का कोप, ये किसका निबंध हो जाएगा? आर्य समाज का कोप, ये भी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये याद रखना है आपको, ये पंक्तियां आपको याद नहीं रखनी। इसमें क्या हो रहा है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। इसमें शुक्ल जी ने बताया कि भाई अगर हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है तो इन क्षेत्रों में कैसे बोली जा रही है भाषा, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। और जो ये पंक्तियां ये भी उसी निबंध की है, छोड़ सकते हैं। और जो ये दूसरा निबंध है यहाँ पे, ये आर्य समाज का कोप जो निबंध है उससे कुछ पंक्तियां ली गई है, पर ये हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरे निबंधकार के रूप में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माधव प्रसाद मिश्र जी को। अब देखो शुक्ल जी इंपॉर्टेंट एक बात बोलते हैं, मतलब ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग का या फिर द्विवेदी युग का निबंधकार नहीं है, ये प्रश्न आता है। तो उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी तो ऑप्शन में रहेगा चाहे नहीं रहेगा, पर माधव प्रसाद ऑप्शन में जरूर रहेगा। तो ये सही है कि माधव प्रसाद मिश्र जो है द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो आपको याद होना चाहिए। गोविंद नारायण मिश्र भी द्विवेदी युग के उपन्यासकार अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त भी हैं, तो नाम याद होना चाहिए ये, है ना। तो ये माधव प्रसाद मिश्र जी थे ना। अब इनके बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये कौन थे? ये बहुत तेजस्वी थे, सनातन धर्म रक्षक और भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे, ठीक है ना। ये बहुत कुछ लिखते थे और बड़े जोश के साथ लिखते थे। कैसे लिखते थे भाई? ये कि देखो ये चाहते थे कि समाज का सुधार, ये हृदय से चाहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। वैश्योपकार पत्र का संपादन भी कुछ दिन किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। एक और बात इंपॉर्टेंट है
कि सुदर्शन नाम की जो एक पत्रिका है वो भी निकलवाया इन्होंने, जो 2.25 वर्ष चलकर बंद हो गए। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देवकी नंदन खत्री की सहायता से। अब देखो माधव प्रसाद के संबंध में वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि साहित्य संबंधित बहुत सारे लेख, समीक्षाएं, निबंध लिखे उन्होंने। जोश में आने पर ये बड़े शक्तिशाली लेख लिखते थे, और समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी से एक बार लिखा था कि मिश्र जी यानी कि माधव प्रसाद मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हम उनसे लेख पाने हैं तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ कर ही रखना करे। टंटा कैसे छेड़ेंगे कि वो जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान देने वाले या भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगे रहने वाले थे माधव प्रसाद मिश्र जी, तो वो क्या करते थे, सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी तो इनकी लेखनी चल पड़ती थी। अर्थात किसी ने सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बात कर दी, किसी धर्म या किसी महीने या किसी त्योहार के बारे में कोई उल्टा सुल्टा लिख दिया, तब इनकी लेखनी चलती थी। तभी तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है कि भाई अगर इनसे लिखवाना है ना तो कोई ना कोई टंटा छेड़ के रखो, कोई ना कोई मुद्दा जो है हाईलाइट करके रखो, तभी ये लिखते हैं बंदे, है ना। तो यही बात यहाँ पर शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृत अभ्यासी विद्वानों जो कुछ पक्का पक्का मत यहाँ के वेद पुराण साहित्य आदि के संबंध में प्रकट किया करते हैं, वो खल जाता था इनको, अर्थात और उनका विरोध भी ये डटकर करते थे। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं ये। इस उसके विरोध में यानी कि माधव प्रसाद मिश्र जी के विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता एक सबका मिश्रण रहता था। वेबर का भ्रम इस झोंक में लिखा गया था। तो वेबर का भ्रम किसका निबंध हो जाएगा? वेबर का भ्रम माधव प्रसाद मिश्र जी का, ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नैषधा चरित चर्चा में नैषधा में कहीं बड़ी दूर की सूझ व अत्युक्तिपूर्ण पद्यों को स्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया था। फिर क्या था, एक बार की वो भी पिल पड़े और उनकी बातों का अपना ढंग पर उत्तर देते हुए लगे हाथों पर श्रीधर पाठक ने गुणवंत हैनंत नाम की एक कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, नीरसता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई, है ना। अब देखो यहाँ पर शुक्ल जी भी एक प्रकार से गाली दे रहे हैं। अगर हम बोल देते ना कि यार उसने तो मुझे पेल दिया तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक बार की पिल पड़े, ये देखो बात, अत्युक्तिपूर्ण पद्यों के अस्वाभाविक और सुरुचि विरुद्ध कह दिया। फिर क्या था, एक बार की वो भी पिल पड़े, अर्थात शुक्ल जी ने मतलब माधव प्रसाद मिश्र जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी लपेटे में ले लिया था, ठीक है। मिश्र जी जो थे, माधव प्रसाद मिश्र जी जो थे, वो स्वदेश प्रेम भी बहुत गंभीर था। ये संस्कृत और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाले व्यक्ति न थे। राजनीतिक आंदोलनों के साथ साथ इनका व्यवहार बराबर रहता था। जब देश पूज्य मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलन से दूर करने की सलाह दी थी, तो एक अत्यंत शोभपूर्ण खुली चिट्ठी नाम से लिखी थी उन्होंने, जिसमें इन्होंने तीव्र अनुभूति के कारण इन्हें श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बहुत देश दशा की इसी तीव्र अनुभूति के कारण श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बात खटकी। क्या खटकी? श्रीधर पाठक क्या करते थे, देश छटा और ऋतु शोभा का केवल सुख, आनंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही दृष्टि डाल देते। तो उनका मानना था कि भाई देश दशा के सुख, आनंद और प्रफुल्लता के साथ असंख्य दीन दुखियों, पेट की ज्वाला और कंकाल और शरीर पर भी दृष्टि डाला करो, ठीक है ना। तो माधव प्रसाद मिश्र जी के बारे में आगे पढ़ते हैं अपन कि मिश्र जी ने स्वामी विशुद्धानंद जी के बड़े जीवन चरित्र के अतिरिक्त 20 व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवन चरित्र भी लिखे थे, और कुछ संस्कृत के पुराने ढांचे के विद्वान, सनातन धर्म के सहायक, सेठ साहूकार आदि हैं। सुदर्शन पत्रिका हमने पढ़ी ली। इनके लेख प्राय विषयों में निकलते रहते थे, सब विषयों पर, है ना। कैसे, किस पे? पर्व, त्योहार, उत्सव, तीर्थ स्थान, राजनीति आदि पे। ये मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। सनातन धर्म के आदमी थे तो इसी पे ही तो कविता करेंगे ना वो, इस प्रकार से। पर्व, त्योहार तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले उत्सवों पर निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोग ने चलाई थी, इस द्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त हो गई है। हाँ, संवाद के पत्रों, दिवाली अंकों में उनका आभास बना रहा। लोक सामान्य स्थायी विषयों पर मिश्र जी केवल 2 लेख लिखते थे, धृति और क्षमा। द्वितीय उत्थान के आरंभ काल में प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्जवल आभा हिंदी साहित्य गगन में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ी, और खेद है कि अकाल ही विलीन हो गई। माधव प्रसाद के मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा होगा, उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति अवश्य बनी होगी, ठीक है ना। अब शुक्ल जी क्या यहाँ पे कहते हैं कि अधिकतर भावात्मक होते थे उनके निबंध, यहाँ पे नमूने दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन। कि आर्य वंश के धर्म, कर्म और भक्ति भाव का वो प्रबल प्रवाह, जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्मार्ग विरोधी भूधारों का दर्प दलन करके उन्हें रच में परिणत कर दिया था।
इंपॉर्टेंट पंक्तियां नहीं है, माधव प्रसाद मिश्र जी की पंक्तियां नहीं पूछिएगा, ठीक है ना, तो इसे छोड़ सकते हैं। अंतिम पंक्तियां देखो कि भारतवर्ष के सुख शांति और भारतवर्ष का प्रकाश अब केवल राम नाम पर अटक रहा है, पर जो प्रदीप स्नेह से पूर्ण नहीं है, जिसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है, वो कब तक सुरक्षित रहेगा। अब रही आपके जाने की बात, तो जहां तक आप जानते हैं वहां तक अब सफाई है। आप जहां तक जानते हैं महाकवि श्री हर्ष के काव्य में सर्वत्र गांठे ही गांठे हैं, ठीक है ना, बस काफी है इतना। प्रोफेसर वेबर साहब की पुस्तकों तक का भी अनुवाद नहीं हुआ है। वेबर साहब का ज्ञान हमें नेशदा चरित चर्चा में हुआ है, छोड़ सकते हैं। बाकी लोग केवल घर के नष्ट होने पर ही मिट्टी हो गया नहीं कहते हैं, जगह जगह इसका प्रयोग करते हैं। किसी का बड़ा भारी श्रम जब विफल हो जाए तब भी कहेंगे सब मिट्टी हो गया। किसी का ध्यान खो जाए, मान मर्यादा भंग हो जाए, प्रभुता और क्षमता चली जाए तो भी कहेंगे सब मिट्टी हो गया। इससे जाना गया कि नष्ट होना ही मिट्टी होना है, किंतु मिट्टी में इतना बदनाम क्यों किया जाता है, मिट्टी को ही मिट्टी का ही नाम क्यों लिया जाता है, अकेली मिट्टी ही इस दुर्नाम को क्यों धारण करती है। क्या सचमुच मिट्टी इतनी निकृष्ट है? क्या केवल मिट्टी ही निकृष्ट है, हम निकृष्ट नहीं है? भगवती वसुंधरा तुम्हारा सर्वसहा नाम यथार्थ है। ठीक है, ये माधव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा था। अब देखो हमने पढ़ा यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा, माधव प्रसाद मिश्र जी को पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गोपाल राम गेहमरी को। हालांकि गोपाल राम गेहमरी का सबसे बड़ा नाम है उपन्यास में, जासूसी उपन्यास लिखने में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है गोपाल राम गेहमरी, पर चुटपुट निबंध इन्होंने भी लिखे थे द्वितीय उत्थान में। अतः महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में अगर इनका ऑप्शन आ जाएगा तो चल जाएगा ये। इन्होंने एक निबंध लिखा था जिसका नाम है रिद्धि और सिद्धि, बस इतना काफी है, ठीक है ना, इनके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पंक्तियां दे रखी है, छोड़ सकते हैं। अगले निबंधकार के रूप में हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद गुप्त को। सबको पता है कि बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो है 1865 में होता है। भारत मित्र पत्रिका का संपादन करते हैं ये, ठीक है, प्रधान संपादक। हालांकि इससे पहले ये बंगदूत के भी संपादक बन जाते हैं, ठीक है ना, बंगदूत के संपादक बन जाते हैं, ठीक है ना, बंगदूत नहीं सॉरी बंगवासी पत्रिका के, बंगवासी पत्रिका के संपादक बन जाते हैं पहले, लेकिन बाद में जैसे ही इनको भारत मित्र का प्रधान संपादक बनाया जाता है तो फिर ये बंगवासी पत्रिका का काम छोड़ देते हैं और भारत मित्र में आ जाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि भारतवासी या भारत मित्र पत्रिका कहाँ से छपती है, तो भारत मित्र जो पत्रिका है ये छपती है अपने कलकत्ता से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको ये कि 1865 में जन्म होता है बाल मुकुंद गुप्त का, कलकत्ता में भारत मित्र पत्रिका निकालते हैं। फेमस क्यों है ये? क्योंकि ये व्यंग्य टाइप के चुटकीले निबंध लिखते हैं ये, जैसे शिव शंभू का चिट्ठा इनका फेमस निबंध संग्रह है, ठीक है ना। हालांकि गुप्त रचनावली छपी हुई है ऑलरेडी, जिसमें गुप्त जी की सारी रचनाएं हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शिव शंभू के चिट्ठे में इन्होंने लॉर्ड बेकन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और 2-3 लोग और हैं। हालांकि लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन की जो भी नीतियां थी जो इनको आखिरी थी उसके ऊपर इन्होंने चुटीले निबंध लिखे थे, बस उसी का वर्णन इसी में ही है। 1865 भारत मित्र कलकत्ता शिव शंभू के चिट्ठे हो गया। एक अगली बात और है, ये बहुत ही चलते पुर्जे के विनोदशील लेखक थे, कभी कभी छेड़छाड़ कर बैठते थे। कैसे करते थे? बाकी सारी चीजें हो ही गई, अपन ने पढ़ ही ली, आप पढ़ोगे ना इस पेज को वो सारी चीजें वही मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। एक बार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था, इससे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध पढ़कर आ चुके हैं अपन, कवि और कविता, प्रतिभा, क्या हिंदी नाम की भी कोई भाषा है, आर्य समाज का कोप, ये सब पढ़कर आ चुके हैं ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है भाषा और व्याकरण, ये रहा। जब इस निबंध को उन्होंने पढ़ा बाल मुकुंद गुप्त जी ने, तो उसमें एक शब्द आता है अनिस्थिरता नाम को, उसको लेकर इन्होंने क्या किया, रिप्लाई किया फिर, ठीक है ना। किस नाम से? बाल मुकुंद गुप्त ने एक व्यंग्य टाइप से रिप्लाई किया आत्माराम के जवाब से, आत्माराम के नाम से, आत्माराम के नाम से बाल मुकुंद ने रिप्लाई किया। अब बाद में द्विवेदी जी भड़क गए महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने भी फिर क्या क्या रिप्लाई दिया और एक निबंध लिखा सर्गो नरक ठिकाना नाही, इस निबंध से, है ना। और किस नाम से लिखा था ये? कल्लू अलहित नाम से, कल्लू अलहित नाम से ये निबंध लिखा। अतः ये पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से लिखा था? कल्लू अलहित नाम से। और बाल मुकुंद गुप्त ने किस नाम से लिखा था? आत्माराम के नाम से। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे थे जो कि गुप्त निबंधावली में है, और जो इनके रत्नावली नाटिका के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है। मैंने कह दिया आपसे कि ये उस टाइम की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं। शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है, मैंने बता दिया है। भाषा चलती, सजीव और विनोदपूर्ण है इनकी। गुप्त जी की लेखन उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती है। वो पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे,
इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई दिखाई देती है। वे अपने विचारों, विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छुपे रहते थे। यह इनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू का चिट्ठा का कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी हुई है, ये हम छोड़ सकते हैं। इसमें व्यंग्य भरा हुआ है कि भाई जब बारिश गिरती है तो हमारे तो छत पर गिरती है, लेकिन बड़े बड़े लोगों की तो छतों पे गिरती है, एक प्रकार से, है ना, व्यंग्य से भरा हुआ है ये भी एक प्रकार से। शिव शंभू का चिट्ठा की कुछ पंक्तियां ली गई है, ठीक है ना, बाकी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ये। तो यहाँ तक हमने पढ़ा 38वीं क्लास में। छोटी कहानियां पढ़ी पहले हमने, छोटी कहानी नाम जो चैप्टर था, उसमें महत्वपूर्ण कहानियों के नाम मैंने आपको याद करवा दिए हैं, आप भले ही दोबारा रिवीजन कर लेना। और जब निबंध वाला चैप्टर पढ़ा हमने, तो निबंधों के प्रकार मैंने आपको याद करवाए हैं। निबंधों के प्रकार के साथ द्विवेदी युग में जो इंपॉर्टेंट निबंधकार हैं उनको मैंने आपको बताया है। हालांकि अगली क्लास में भी ये प्रक्रिया चलेगी, क्लास 39 में भी आपको सेम चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। आगे के निबंधकार पढ़ेंगे हम, जो भी इसके बाद का चैप्टर है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। के ई एच हिंदी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वैसे नीचे देखोगे तो आप। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।